आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर साहब। विजय मानकर साहब की जो विशेषता है वो तो आप सबको पता है, लेकिन फिर एक बार आपको बता देते हैं कि जहाँ भी इंटेलेक्चुअल समर्थन की बात आती है और किसी भी मुद्दे का अगर इंटेलेक्चुअल समीक्षण करने की बात आती है तो विजय मानकर साहब इसमें सबसे पहले चले आते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो हमारे देश में जो हम सबको देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस पर बातचीत करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये मुद्दा है मीडिया का। मीडिया को अगर हम इस पिछले 5-6 साल के पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम मीडिया को देखें तो हमने ये ज़रूर देखा है कि मीडिया का जो चरित्र है वो अपने चरित्र को और अपनी जवाबदेही को वो खोता चला जा रहा है। बहुत थोड़े मीडिया हाउसेस हैं जो जनता के मुद्दों के साथ अपनी पत्रकारिता की जवाबदेही को निभा रहे हैं, लेकिन जिसे लोग मेनस्ट्रीम कहते हैं, हम उसे मेनस्ट्रीम नहीं मानते। मेनस्ट्रीम वो मीडिया होता है जो जनता की बात करता है। जनता की बात करने वाला इस समय सोशल मीडिया है, इसलिए वो मेनस्ट्रीम पर आ चुका है। लेकिन जिसे लोग मेनस्ट्रीम मान रहे हैं वहाँ से जनता के मुद्दे गायब हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझने की इसलिए भी ज़रूरत है कि इस समय भारत की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है उस दौर को भी समझना ज़रूरी है। आज हम लोग समझेंगे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर साहब से इसी मुद्दे को कि गैर ज़रूरी मुद्दे मीडिया पर अब मुद्दे क्यों बनते जा रहे हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सर, बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मीडिया अपने आप में जिस तरह का होना चाहिए था, इस पर अब लोग खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए कि हम लोग पूरे विश्व में अगर देखें तो कोविड-19 के संक्रमण में, मतलब कोरोना के संक्रमण में, हम लोग अभी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए। मतलब जिसके लिए बात की जा रही थी कि हमने उसको नियंत्रित कर लिया है और उसके लिए थाली और ताली बजवाकर अब मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। दूसरी बात ये हुई कि देश में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्राइसिस चल रहा है। एक तो टेंशन है इंडिया चाइना बॉर्डर का, जहां हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ा तनाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इकोनॉमी पर जो प्रेशर देख रहे हैं उसका, और जिस तरह से देश में चाइनीज़ ऐप और चाइनीज़ बिजनेस और उनके साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ होने वाला जो इंडस्ट्रियल जो हमारा व्यवहार है वो सब रुक रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात भी कही जा रही है, जबकि टेंशन बना हुआ है, लेकिन मीडिया ये कहता है कि हमने ये जंग जीत ली है। तो जिस तरह से प्रोपेगेंडा खड़ा हो रहा है और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि वास्तविकता कुछ और होती है। हम देखते हैं कि देश में इतने बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उन हत्याओं पर देश में कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया जैसे होनी चाहिए थी, या फिर गवर्नमेंटल रिएक्शन जो आना चाहिए था, या फिर एजेंसीज़ का रिएक्शन आने चाहिए था, वो रिएक्शंस हम नहीं देखते। लेकिन हम सुशांत सिंह के जो कि एक्टर हैं और उनकी सुसाइड पर जिस तरह से इन दिनों जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो हम मीडिया को किस तरह से देखें? क्या हम लोग ये समझे कि हमारे देश में मीडिया की समाप्ति हो चुकी है? क्या इस स्वीकृत कर लिया जाए? कैसा सोच रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात जो है जी, डेमोक्रेसी में एक वक्त तक ये माना जाता था कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल साइंस में सेटल्ड पोजीशन है। जी जी। लेकिन पिछले 10-20 सालों में पर्टिकुलरली भारत में और पूरे वर्ल्ड में, और भारत की यदि मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, यानी पिछले 6 सालों में हम ये देख रहे हैं कि मीडिया आज जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये फर्स्ट पिलर, मैं उसे कह रहा हूँ, ये फर्स्ट पिलर ऑफ ब्राह्मणोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी है। फर्स्ट पिलर ऑफ ब्राह्मणोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी है, यानी ब्राह्मणवाद, हिंदुत्ववाद और जो धनतंत्र है, जो जातीय पूंजीवादी लोग हैं, उनका प्रचार करने का जो है वो साधन ये मीडिया है आज के तारक। एक बात आपने कही, कास्टिस्ट कैपिटलिज्म, कैसा कह रहे हैं इसको? ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आप मीडिया ओनरशिप देख लीजिए। हाँ हाँ, सुभाष चंद्रा हैं, अच्छा, जैन बंधु हैं, फिर चंद्रशेखर है, कर्नाटका वाले हैं जी।
आप जितने भी मीडिया ओनरशिप को देख लीजिए, लीडिंग चैनल्स का इंडिया में, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, वैसे आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश के कुछ 2-4 पेपर्स को यदि छोड़ दूँ, अगर मैं द हिंदू को छोड़ दूँ, डेक्कन हेराल्ड को छोड़ दूँ और इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दूँ, पायनियर को छोड़ दूँ प्रिंट मीडिया में, तो इंग्लिश मीडिया में स्टैंडर्ड नहीं रहा है। हिंदी मीडिया जो है वैसे ही जो है 2-4 पेपर्स यदि छोड़ दिया जाए, मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छे से नाम ले पाएंगे उनके। जी। तो उनका भी यही हाल है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो 100% जो है एनडीटीवी को छोड़ दिया जाए आज के तारीख में, और इंग्लिश चैनल जो है, जो आज तक का इंग्लिश चैनल है, जो इंडिया टुडे, उसका थोड़ा स्टैंडर्ड बचा हुआ है। अदरवाइज पूरा मीडिया क्लियरली दिखता है कि वो जो है हिंदुत्ववादियों के लिए, गवर्नमेंट के लिए और कास्ट कैपिटलिस्ट लोगों के लिए प्रचार कर रहा है। लेकिन वो देखते हैं कि जैसे मीडिया में हम लोग आज देख रहे हैं कि एक इमेज पर दूसरी इमेज, दूसरी इमेज पर तीसरी इमेज, तीसरी इमेज पर चौथी इमेज, इमेज पर इमेज तो बदलती जा रही है, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं वो वास्तविक मुद्दे उसके पास नहीं आ रहे। क्या इसको हम प्रोपेगेंडा तंत्र कह दिए, या फिर इसे हम वास्तव में मीडिया का वो जिसे आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल मीडिया हो गया? देखिए, 2 चीज़ें, मीडिया का रोल क्या है, ये पब्लिक गुड है। ये माना गया है कि मीडिया जो है पब्लिक गुड है। जैसे एजुकेशन एक पब्लिक गुड है जी, वैसे मीडिया एक पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड यानी जो सबके लिए उपयोगी हो, वो चीज़ को पब्लिक गुड बोला जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मीडिया से जो है, एक्चुअली मीडिया का रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सही तरीके से पहुंचाना और उससे जो है नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट करके लोगों अपना जजमेंट ले सके, यहाँ तक फैसिलिटेट करना, ये मीडिया का रोल है। आज मीडिया क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन कर रही है, मैल इन्फॉर्मेशन कर रही है, डिसइन्फॉर्मेशन कर रही है। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है ताकि आपको जो नॉलेज बेस्ड डेवलप होकर जो जजमेंट लेना है वो बिगाड़ा जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी मेंटल कंफ्यूजन तैयार किया जा रहा है, मेंटल स्लेवरी तैयार की जा रही है। क्या ये सरकार के निर्देशन पर हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? दोनों ही चीजें हैं। या फिर सिर्फ मीडिया अपने आप में इस बात को चला रहा है? देखिए, एक तो इशू ये है कि ये बिजनेस जैसा एंटरप्राइज हो गया है। तो जो लोग शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमारा टीआरपी ज़्यादा हो, हमको प्रॉफिट मिल जाए। अच्छा, ये नहीं देखा जाता कि स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म क्या है, ये देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। ये यहाँ का जो फर्क है वो एक इशू आ रहा है। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट ने जो है ऑलमोस्ट ऑल जो है सारी मीडिया को चाहे परचेज कर लिया है, चाहे कोई जो है इनडायरेक्ट डर से उनको दबा के रखा है। दोनों चीज़ें हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ पर जैसे भारत की इकोनॉमी, सारे इकोनॉमिस्ट लोग ये कह रहे थे कि ये स्लाइड होने वाली है डिमोनेटाइजेशन के बाद से। आपको यदि याद हो तो हमने भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया था बिल्कुल 2016 में, और जो बात मैंने कही थी कि ये स्लाइड होगी, वो स्लाइड होती आ रही है आज तक। लेकिन आप देखेंगे कि आज तक जब तक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने -23.9% डिक्लेयर नहीं किया, तब तक कह रही थी कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है, या इंडिया चाइना में बॉर्डर पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जिसका इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं लगने दिया जा रहा है। तो मोदी गवर्नमेंट जो है या तो परचेस कर लिया या तो उनको डरा के, दोनों चीज़ें। तो क्या उस इमेज को, जो वास्तविक इमेज है, उस इमेज पर कोई दूसरी इमेज को सुपरस्टिशन किया जा रहा है? इस पर उसको जो है, जो रियल बातें हो रही है वो आपको डिस्टॉर्ट करके दिखाई जा रही है, और आपको केवल वही दिखाया जा रहा है जो उनके काम की चीज़ है। जैसे सुशांत का केस है, सुशांत के केस में पर्टिकुलरली शिवसेना की जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट करना है। इसलिए सुशांत के केस में आप देखिए कंगना रनावत को आगे लाया, उसको वाइस सिक्योरिटी दी, और फिर उसको बॉम्बे भेजने की तैयारी है। यानी जो नॉन इशू है उसको इशू बनाया जाए, क्योंकि उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो जो एक्चुअल रियल नहीं है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो रियल है उसको डिस्टॉर्ट करके दिखाया जा रहा है। नहीं, तो ये पॉलिटिक्स किसका है? ये क्या मीडिया का पॉलिटिक्स है, या फिर इसे थ्रॉट पॉलिटिक्स कहा जाए? ये रूलिंग क्लास का पॉलिटिक्स है। अगर आज के तारीख में कहूँ तो आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिक्स है। ऐसा आप जो इस मुद्दे के साथ जोड़कर देख रहे हैं, क्या यही बात हम लोग इंडिया चाइना टेंशन जो एलएसी पर चल रहा है उसके भी संदर्भ में ये देखिए, इंडिया चाइना का जो टेंशन है एक बहुत बड़ा जो है ब्रॉड इशू है। एक तो ब्रॉड इशू है क्योंकि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वो 4057 किलोमीटर है। उसमें जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो है, अगर अरुणाचल प्रदेश और अगर हम सिक्किम का एरिया ले तो लगभग जो है वो 1500 किलोमीटर वहाँ डिस्प्यूटेड बॉर्डर माना जाता है, और लगभग 500-550 किलोमीटर सेंट्रल रीजन जिसको बोलते हैं, यानी उत्तराखंड का जो रीजन है, वहाँ डिस्प्यूटेड बॉर्डर का इशू है। फिर जो लद्दाख में हो रहा है, या अक्साई चीन जो चाइना के कब्जे में है, या जो अभी चुम्बी वैली और जो राखी नाला या पोंगोंग सो जो एरियाज़ का आ रहा है,
वहाँ जो है चाइना ऑलरेडी हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर में है। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो है बॉर्डर का पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें जो है वो ट्रेड का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और 10 सालों में अगर यही ग्रोथ रेट रही तो अमेरिका को वो क्रॉस कर लेगी और उसके बाद में वो मिलिट्री पावर भी जो है अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगा। तो अमेरिका चाइना को बैलेंस करना चाह रहा है, उसको लिए जो है वो इंडिया जो है अमेरिका के साथ मिलके और जो क्वाड का एक फार्मूला बनाया है जिसमें साउथ कोरिया को, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ में रखा है, चाइना को बैलेंस करने का जो है वो कोशिश हो रही है। तो एक तरह से ये हमारे दो बायलैटरल इशू है और एक मल्टीलैटरल इशू है, तो उसको हमको उसी नज़रिए से देखना तो चाहिए। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम लोग कहीं गड़बड़ा गए हैं? फॉरेन पॉलिसी तो आप देखिए कि पर्टिकुलरली चाइना से रिलेटेड जो है वो जी। कांग्रेस के पीरियड में भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, ये नेहरू के पीरियड से ही चलते आया। एक समय था जब इंदिरा गांधी के पीरियड में जो है ये सक्सेस हो सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी को स्पेशल इनविटेशन भी दिया था चीन आने का, लेकिन वो नहीं जा पाई। उसके बाद नरसिम्हा राव के पीरियड में जो 1993 का जो ट्रैंक्विलिटी एंड पीस एग्रीमेंट हुआ जी। और उसके बाद से लेके जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो सुधार आया, लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद फिर से जो है वो बिगड़ना शुरू हुआ। अभी देखिए 43.5 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है जिसमें अक्साई चीन का जो एरिया है, मनसर रीजन जो बोलते हैं वो, सिकांग वाली जो है वो कश्मीर का एरिया जो है वो, और अभी जो लेटेस्ट जो है ये राखी नाला और ये जो सब पेंगोंग सो मैं बोल रहा हूँ वहाँ 645 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 43,645 स्क्वायर किलोमीटर ये चाइना के ऑक्यूपेशन में है। और चाइना जो है वो ये पूरा जो रीजन है लद्दाख का, वो कहता है कि हमारी और आपकी बॉर्डर नहीं, ये बॉर्डर आपकी और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये जो है एक बड़ा इशू है। और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और सिक्किम के ऊपर चाइना ने रिकग्निशन नहीं दिया है, जबकि हमने वाजपेयी के पीरियड में 2003 में तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन जो है जिसको तिब्बत कहते हैं उसको जो है रिकग्निशन दिया 2003 में। जी जी। तो ये ऐसा जो है वो इश्यूज है। और फिर मिलिट्री का एक अलग इशू है। तो क्या ये इस इशू को इसको ठीक नहीं किया जा सकता था? इसको ठीक किया जा सकता है दो लेवल पर। जो है एक तो देखिए पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का एग्रीमेंट करना होगा चीन के साथ में, तो वो उसके दो रास्ते, या तो आप डिप्लोमेसी लेवल पर कीजिए, या तो फिर अगर आपको लगता है कि आपका मिलिट्री पावर इतना स्ट्रांग है तो आप मिलिट्री से कर सकते हैं। पर अगर हम रियलिस्टिक देखें तो चाइना से मिलिट्रीली करना आसान नहीं है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पावर है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को मीडिया रखना चाह रहा है, आपको क्या लगता है कि मीडिया इस मुद्दे को ठीक तरीके से रख पा रहा है? नहीं, देखिए अब मीडिया जब बालाकोट में भी जब एयर स्ट्राइक हुआ था जी, उसके भी जो वेरियस फैक्ट्स आए, अभी अपना कंट्री का इशू रहता है, डिफेंस का इशू रहता है, इसलिए कई बार हम लोग भी उस पर ज़्यादा बोलने को टालते हैं जी। लेकिन बालाकोट में भी जो एक्चुअल स्ट्राइक हुआ था वो एक्चुअल जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन होता है वो नहीं था। लेकिन आप गए बॉम्ब गिरा के आ गए सिंपल वे में। लेकिन कई बार साहब ये भी एक बात है कि जैसे मीडिया जिस तरह से मिलिट्री की और उनके एक्शन की जो रिपोर्टिंग करता है, वो रिपोर्टिंग भी कई बार घातक सिद्ध हो जाती है। हाँ, इसलिए तो जो है उसको थोड़ा सीक्रेट भी रखा जाता है और रहना भी चाहिए, उसको हम समझ सकते हैं। बट जैसे अभी ये केस में देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सफेद झूठ कहा कि भाई हमारे कोई 1 इंच भी हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं आया, जबकि आप अप्रैल की पोजीशन यदि देखेंगे तो अप्रैल के बाद ही चाइना जो है वो अंदर आ चुका था। इसलिए तो कह रहे हैं हम फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर जो डिफेंस जो जनरल्स की जो मीटिंग्स हो रही है इसमें कि आप अप्रैल के पोजीशन के पीछे जाइए। आप क्यों कह रहे हैं अप्रैल के पोजीशन के पीछे जाइए? क्योंकि जहां तक अप्रैल की पोजीशन थी उससे 8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं कहीं 18 किलोमीटर तक जो है वो चीन की सेनाएं अंदर आई हुई है। और अभी जो उस दिन हमने ब्लैक टॉक पहाड़ी जो पेंगोंग सो के फिंगर 4 में जो कैप्चर की है वो हमारे एरिया की पहाड़ी है जिसमें हमने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन लिया। वो कोई चीन के एरिया का नहीं है, वो हमारे इंडिया के अंदर का ही एरिया है जहां हमने अपनी पहाड़ी पे एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हासिल किया है। तो ये जो है, लेकिन इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई अभी हम इसको लड़ाई कर देंगे, अभी इसको ध्वंस कर देंगे, तो अभी देखिए अब आपने ऐप्स को कम से कम 150-200 ऐप्स को जो है वो बैन किया। और फिर बाद में जो है सलमान खान जो वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको आरएसएस का जो पांचजन्य जर्नल है उन्होंने ड्रैगन खान जो है करके उन्होंने उसको ये प्रचारित किया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको आमिर खान से इतनी दिक्कत है, या सपोज आपको आमिर खान से, सलमान खान से या शाहरुख खान से या कोई भी खान से यदि दिक्कत है, अगर वो वीवो के मोबाइल का प्रचार कर रहा है और आपको चीन से भी इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं पहले ही कहा कि अगर आपको लगता है तो उसको एनिमी कंट्री डिक्लेयर करो और सबसे पहले तो आप अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बैन करो। अगर आपको लगता है कि ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है इकोनॉमिक वॉर करना, तो इकोनॉमिक वॉर करना है तो सबसे पहले वो कंट्री ने एक्सपोर्ट को बैन करना चाहिए, खुद के एक्सपोर्ट को, और फिर उसके जो है इंपोर्ट्स को बैन करना चाहिए।
अभी चाइना का जो इंपोर्ट है हमारे इसमें 85 बिलियन डॉलर्स का है, और हमारा जो है लगभग जो है 15-20 बिलियन डॉलर्स का है। अभी भी 55 बिलियन डॉलर्स के आसपास का डिफरेंस है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है अभी सिनेरियो में। तो ये जो है, लेकिन इसको स्टंट कर रहे हैं, ऐप्स को बैन करके स्टंट कर रहे हैं। मान लीजिए आमिर खान को टारगेट करके जो है वो स्टंट किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम किया जा रहा है। चाइना को जो इस तरह से बताने का प्रयास किया, मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो हम सब मिलकर चाइना से लड़ेंगे, ये हमारा पोजीशन है भारत के नागरिकों इस इकोनॉमिक वॉर में मीडिया का पोजीशन कैसे दिख रहा है हमें? मीडिया का पोजीशन जो है वो भारत की जो बिजनेस कम्युनिटीज़ है और मोदी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने का दिख रहा है। अभी जो बात जो चल रही है कि जिस तरह से हम लोग चाइना से अपने सारे संबंध तोड़ दें, आप कह रहे हैं कि भाई हमने अपना एक्सपोर्ट तो बंद नहीं किया और इंपोर्ट पर हम लोग बहुत बैन लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे एक्टिविटी से हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी पर जो पड़ना है वो तो पड़ ही चुका है। ओवरऑल जो है अभी -23.9% पे हमारा जीडीपी आ गया है। क्या ये इसी का प्रभाव देखते हैं आप? इसका वन ऑफ द पार्ट है ये ओवरऑल जो कोरोना बंदी की गई गलत ढंग से जी। और ये इंडियन इकोनॉमी तो जीडीपी जो है डिमोनेटाइजेशन से ही नीचे आया, फिर गलत जीएसटी जो लागू किया उसकी वजह से नीचे आया, तीसरा जो बैंकिंग फ्रॉड है उसकी वजह से नीचे आया। 3 प्रमुख कारण है और चौथा कोरोना बंदी है। यानी नोटबंदी से लेकर कोरोना बंदी तक 2016 से लेके अभी 2020 तक जो है ये जो गलत डिसीजन मोदी गवर्नमेंट ने लिए उसकी ये परिणति, और इसमें चाइना का जो इशू है एक वन ऑफ द माइनर इशू है इसमें इकोनॉमिक्स को लेकर। यदि मान लीजिए कि यही स्थिति बनी रही तो आगे की स्थिति क्या बन सकती है इकोनॉमी को लेकर या इकोनॉमी को लेकर? इंडिया इकोनॉमी को लेकर अभी जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हो रही है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि ये और भी माइनस चला जाएगा, बहुत ज़्यादा और माइनस जाएगा, और G20 कंट्रीज़ में सबसे नीचे आ गया है। यानी G20 कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़ को यदि आप पकड़े तो वो G20 ने G46 G47 होता है, यानी 47 कंट्रीज़ में हमारा जो है सबसे नीचे आ गया है जीडीपी जो है वो, और -23.9% पे आया है। अब यहाँ से जो स्लाइड होगा तो यू कैनॉट इमेजिन, आप अगर इसको नहीं संभाल पाए तो बैंकरप्ट भी हो सकता है आगे, अगर नहीं संभाल पाई मोदी गवर्नमेंट तो, और संभालने की इसको उम्मीद नहीं है क्योंकि इनको अकल नहीं आती, क्योंकि कह रहे हैं कि हैंड ऑफ गॉड है। अच्छा, तो हैंड ऑफ गॉड है तो फिर आपने अपना दिमाग तो छोड़ दिया। लेकिन इसको मीडिया ने कभी अपना टाइटल नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो भी गलती करे उससे जो भी देश को लॉस हो, क्योंकि इनको देश से तो कुछ लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो लेना देना है चंद लोग और चंद फैमिलीज के पावर से और पैसे से। तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो गलत तरह का जो है वो एजेंडा को चलाती है, गलत तरह की डिबेट्स को चलाती है, गलत तरह के जो है वो आपके पूरी न्यूज़ेस को चलाती है या एपिसोड्स को चलाती है। आपको क्या लगता है कि इस प्रैक्टिसिंग में जो मीडिया ये जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र की स्थिति क्या बनेगी आगे चलकर? नहीं, लोकतंत्र के लिए तो ये जो मीडिया है वो घातक है। लोकतंत्र इससे इम्प्रूव नहीं होगा क्योंकि डेमोक्रेसी के जो डिमांड होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, आपके जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, फिर डेवलपमेंट की बातें हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बातें हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बातें हैं, प्रॉपर पॉलिसीज़ की बातें हैं, और पर्टिकुलरली नॉलेज का डेवलपमेंट के लेवल पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर डेवलपमेंट, कंट्री और वर्ल्ड के लेवल की बातें हैं। ये सारी चीज़ों को अगर सही ढंग से मीडिया यदि नहीं दिखाएगा तो भारत के नागरिकों को कभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तो उनको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ही सही नहीं होगा तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डेवलप नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में हम तो जी रहे हैं, पर इंडिया में डिसइन्फॉर्मेशन सोसाइटी बनाई जा रही है। नॉलेज सोसाइटी का युग तो आ रहा है, समय तो आया है, पर भारत के लोगों को जो है वो नॉलेजेबल सोसाइटी ना बनने दिया जाए। ये मीडिया का जो है वो परिणति डेमोक्रेसी से एनरिच नहीं होगी, केवल रूलिंग क्लास का जो है वो पावर जो है बनाए रखने का ये मैकेनिज्म है, तंत्र है। एक अम्बेडकरेट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर के रूप में आप क्या कहेंगे कि भाई इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए? देखिए, जूलिया केज करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, फ्रांस की अच्छा लेडी है, उसने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। सेविंग द मीडिया करके जो है किताब ही लिखा है उन्होंने, और उन्होंने बड़े अच्छे कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं इसके अंदर में। जूलिया केज फ्रेंच रिसर्च स्कॉलर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उन्होंने ये बात कही है कि मीडिया पब्लिक गुड है, और पब्लिक गुड यदि कोई भी चीज़ को रखना है तो आप देखिए, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। अगर आप उसका मॉडल देखेंगे तो वो कॉरपोरेशंस जैसे, कंपनी जैसे जो है वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, जबकि उनका मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के आधार पर है।
तो जूलिया केज ने जो सोल्यूशन दिया है उसको मैं बताऊंगा, और एक दूसरा सोल्यूशन साथ में मैं इसको बताऊंगा। दो बातें मैं कहूंगा, इसको नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, डाइवर्सिटी का लॉ बनाना पड़ेगा, ये दूसरी बात। ये दो सॉल्यूशंस को मिलाकर मैं बता रहा हूं। एक सॉल्यूशन जूलिया केज का है, एक सॉल्यूशन मैं साथ में दे रहा हूं आपको। नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब यह है कि जॉइंट स्टॉक शेयर होल्डर कंपनीज जो है वो रहे, साथ में फाउंडेशन रहे, यानी जिस तरह के एनजीओज होते हैं या ट्रस्ट होती है उस तरह का फाउंडेशन रहे, ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन उसमें रहे। और शेयर होल्डिंग में जो लोग पैसा लगाएंगे, चाहे वो पैसा कितना भी लगाए, उनका जो शेयर का परसेंटेज है वो 33% से ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, और बाकी का जो है 33% के आसपास जो है वोटिंग राइट फाउंडेशन के लोगों का होना चाहिए, वो भी पैसा लगाते हैं। और 33% के आसपास जो है, जो आप वर्कर्स है, जो आप जैसे मान लीजिए आप एंकर है या कोई आपके कैमरामैन है, जो भी वर्कर्स है जो मीडिया को एक्चुअली रन करते हैं, उनको 33% वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए। इससे क्या होगा, चाहे वो पैसा उसका 50% 60% भी लगे, लेकिन उसका वोटिंग राइट 33% होगा। तो डिसीजन मेकिंग में जो है, एक पहली बात जो है, जो मोनोपोलाइजेशन होता है केवल बिजनेसेस के लिए, वो जो है इसमें रुकेगा। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। इसी तरह का प्रैक्टिकल मॉडल जो है थॉमस पिकेटी ने इकोनॉमिकल कंपनीज के लिए, इकोनॉमी के लिए भी दिया है, उसके ऊपर शायद मैं अलग विषय में बात करूंगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मॉडल माना जा रहा है, क्योंकि यदि आप 1 शेयर 1 वोट अगर आप फॉर्मूला ला लेंगे, तो जिसके पास 100 शेयर खरीद लेगा तो उसके पास 100 जो है वो वोटिंग आएगा, तो फिर बाकी लोगों का उसमें जो है डेमोक्रेटिक जो राइट है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो है, साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि वहाँ मीडिया के डाइवर्सिटी का एक कमीशन है और मीडिया के डाइवर्सिटी का लॉ है। वो ये जो है वो इंश्योर करता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड यानी आपका जो एडिटोरियल बोर्ड है, उस एडिटोरियल बोर्ड पे डाइवर्सिटी इंश्योर हो। यानी मान लीजिए कोई ब्लैक है तो वो भी उसमें जो है होना चाहिए, महिला होना चाहिए, कोई माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो उसमें होना चाहिए, कोई पुअर और लेबरिंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो होना चाहिए, और साथ में जो सब्जेक्ट होता है, एडिटोरियल का जो एजेंडा होता है, वो भी उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। तो इसके लिए डाइवर्सिटी कमीशन और डाइवर्सिटी लॉ जो है साउथ अफ्रीका में बनाया गया। और भी कुछ कंट्रीज़ में जो है इसके अलग अलग मॉडल है। तो एक तो नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड डाइवर्सिटी का लॉ, ये यदि बनाया जाए तो ये पोजीशन इंडिया में सुधर सकती है, अदरवाइज नहीं सुधरेगी। और जब तक ये नहीं होता है तब तक सोशल मीडिया को हमको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो ये कौन बनाएगा आपको? इसके लिए तो पार्लियामेंट जाना, वही सोल्यूशन है। मैं तो बार बार वही कहता हूँ कि यदि पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। इस स्थिति में जब मीडिया इस तरह का रोल प्ले कर रहा है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इतना सारा कंफ्यूजन भी है और इतना सारा इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारे द्वंद्व हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और कोई समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ सही इंफॉर्मेशन किस पोर्टल पर है। मतलब ये भी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब मीडिया उधर भी इधर भी सब तरफ जब इतना कन्फ्यूज़न में जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो मैंने ये एक सोल्यूशन बताया जी। दूसरी बात है, हर वक्त जो है, जैसे आप सोशल मीडिया को भी देखते हैं, हाँ। ये इंटरनेट का जो डोमेन है उसको देखते हैं। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेट का डोमेन ये नॉलेज के लिए सबसे अच्छा है आज दुनिया में। जी। यदि हम उसको यूज़ करना जानते हैं तो कहीं तो आदमी के खुद के जो इंटेलिजेंस है, खुद का नॉलेज है और खुद का डिसीजन पर भी कुछ बातें डिपेंड होती है। वो तो आप कितना भी मीडिया, चाहे सोशल मीडिया सुधार ले, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया को सुधार ले, पर क्या सही है क्या गलत है इसका जजमेंट लेना जब तक मुझे नहीं मालूम वो तो जिसके पास जाएगा, हाँ उसको। तो अगर आप देखिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म में गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, जिसमें से आप एक्चुअल नॉलेज को सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और अगर आप सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ सही गलत भी हो रहा है तो आप वहाँ से जो है वो उसको पिकअप कर सकते हो। या इंटरनेशनल मीडिया कुछ फेयरवे में रिपोर्ट कर रहा है, जैसे BBC है, अल जजीरा है जो कर रहे हैं, या आप मान लीजिए CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, तो इस तरह के जो इंटरनेशनल ली मॉन्डे है, तो ये कुछ तरह से फेयर जो वे में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें। तो आपको क्रॉस कन्फर्म ही करना है कि क्या चीज़ें सही है गलत है, तो इंटरनेशनल मीडिया से कर सकते हो। और सबसे अच्छा बेटर वे तो जो है कि आप गूगल में जाके जो है नॉलेज के डोमेन में जाकर निकाल के पढ़ के अगर समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अभी इस समय में ये जो चैलेंज है, जिस चैलेंज को हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कोई वैकल्पिक स्थिति तो दिखती नहीं है, लेकिन इस समय में भी
अगर मान लीजिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर वो पॉलिटिकल मूवमेंट जो अपने आप को खड़े करना चाहती है इस स्थिति में भी, तो आपको क्या लगता है कि उसमें मीडिया के साथ उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? नहीं, इसके अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हाँ, फिर इसके लिए जो है एक मीडिया के लिए इलेक्शन लॉ बनाने की ज़रूरत है अलग से, यानी जो मैं डाइवर्सिटी का लॉ बोला उसके अलावा। नहीं तो ये पूरे समय ये जो प्रोपेगेंडा चलता है, ये प्रोपेगेंडा वो बंद नहीं होगा, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता है। नहीं होगा बंद जब तक आप इलेक्शन लॉ में उसका प्रोविजन नहीं करेंगे। आप देखिए ना, जब आप केयरफुली वॉच कीजिए, अभी बिहार इलेक्शन आ रहा है, आखिरी पीरियड में केवल बीजेपी और नीतीश कुमार को दिखाएंगे, बाकी पार्टीज का कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर इनका जो पॉलिसीज़ है कुछ ना भी हो तो उसको बहुत हाइप करके बताएंगे, दूसरे लोगों का जो रियल पॉलिसीज़ है, रियल इश्यूज़ है, उसको नहीं बताएंगे। एक ही लीडर पर जो है मैक्सिमम जो टाइम है आपका जो है वो फोकस्ड रहेगा, तो पब्लिक को जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जो है वो पॉलिटिकल एंगल से अगर मैं बोलूँ तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, केबल नेटवर्क जो एक्ट है, और जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 3 लॉज को जो है अमेंड करके जो है, और कंपनीज एक्ट को भी जो है अमेंड करके इलेक्शन के लिए तो एक सेपरेट लॉ बनाने की ज़रूरत है कि भाई आपको ये सबको दिखाना पड़ेगा, पॉलिसीज़ को फेयर वे में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट आप हाई ज़्यादा रेट से नहीं ले सकते, जो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा वही रेट से लेना पड़ेगा, केवल एक व्यक्ति एक पार्टी पैसा दे रही है इसलिए उसी का मत आप एडवर्टीजमेंट दिखाइए, सबका एडवर्टीजमेंट के लिए स्लॉट रिजर्व रहने चाहिए। ये जब तक लॉज आपने, और इसको अगर वायलेट करता है मीडिया तो उस पर फाइन के प्रोविजंस होने चाहिए। इसके लिए यू रिक्वायर ए सेपरेट जो है लॉ। मैं ऑलरेडी जो 10 बिल दिए उसमें मैंने प्रोविजन किया है इसका। अच्छा, अभी अगर हम लोग इस बातचीत को अगर समेटना चाहें, इसको समराइज़ करना चाहें, तो ये जो इकोनॉमी का इशू है, ये जो इंडो चाइना का टेंशन का इशू है, और मीडिया का ये जो रोल है, इन सब चीज़ों को अगर हम इस वक्त में देखना चाहें, समझना चाहें, कितनी आशाएं देखते हैं आपकी, इसमें क्या स्थितियाँ बन सकती हैं? जीवन तो उम्मीद पर ही कायम है वैसा देखा जाए तो लेकिन थोड़ा वास्तविकता से यदि हम देखें जी, तो इकोनॉमी को मैं संभलते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ लगती की समझ लगती है वो मोदी गवर्नमेंट को नहीं है, और ये जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर मैडम है, जी जी जी, तो सॉरी टू से पर उनको भी शी इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट पार एक्सेलेंस, और मोदी जी को तो ये सब चीज़ें समझती नहीं, उनको तो केवल जुमलेबाजी आती है। तो इकोनॉमिक सिनारियो को मैं बहुत ब्राइट नहीं देखता, और 6 महीने नहीं, साल 2 साल भी, और यदि और ज़्यादा गलती की तो बहुत ज़्यादा बैंक्रप्सी का पोजीशन आ सकता है, ये मैं आज ही वार्न कर रहा हूँ। दूसरी बात रही मीडिया का, मीडिया मैंने क्लियर कहा, जब तक ये बातें नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड डाइवर्सिटी का लॉ और इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल सिस्टम में जो एक प्रोविज़न होता है वो, जब तक ये 3 चीज़ें नहीं की जाए तब तक मीडिया में सुधार इंडिया में नहीं आएगा। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। इंडो चाइना को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। ये जो है, क्योंकि देखिए ब्रिटिश रूल आने के पहले मुगल पीरियड में यदि आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में 40% था, यानी ग्लोबल जीडीपी का 40% इंडिया और चाइना कमांड करते थे। अभी जो है जिस तरह से चाइना 2nd नंबर का कंट्री बन गया है वर्ल्ड में, इंडिया आज नहीं कल 3rd नंबर पे आने वाला है। अभी हम लगभग मान लीजिए आप कुछ पैरामीटर्स इकोनॉमी मिलिट्री के मिलाए तो हम 5th 6th 7th के बीच में है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को या ह्यूमन स्किल्स को डेवलप कर ले तो हम भी 3rd पे से आ सकते। कल का जो रेस है 2040 के बाद का, अगर हम ठीक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें तो ये रेस चाइना और इंडिया के बीच का है। अमेरिका 3rd पर जाएगा आफ्टर 2040, प्रोवाइडेड हम 2 कंट्रीज़, बड़े कंट्रीज़ युद्ध ना करें। अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया और चाइना का युद्ध हो जाए, क्योंकि इंडिया और चाइना का यदि युद्ध होता है तो वो अमेरिका को सूट करता है, और जो 2 सुपर पावर आने वाले वो ख़त्म हो जाएंगे आपस में। तो इंडिया और चाइना को अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना चाहिए, मिलिट्री एक्शन के तरफ एक दूसरे को नहीं जाना चाहिए। और भारत के अंदर में जो आरएसएस बीजेपी है, क्योंकि जो 60 लाख के ऊपर भारतीय अमेरिका में है उसमें मोस्टली जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, और अभी आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका की है, इंडिया के, महाराष्ट्र की नहीं, उसके अंदर में बहुत सारे लोग वो जुड़े हुए, कुछ डेमोक्रेटिक पार्टीज में जुड़े हुए हैं, यानी वहाँ के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में और इकोनॉमिक डिस्पेंसेशन में उनका रोल है, इंटरवेंशन है। तो ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका से अलायंस हो, इसराइल से अलायंस हो। अगर ऐसा होता है तो चाइना के साथ वॉर आज नहीं कल होने की परिस्थिति आएगी। जो 60% आबादी एशिया में रहती है वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इंडिया को अमेरिका के झांसे में ना जाते हुए, यदि मैं 62 का वॉर भी कहूँ तो CIA के वजह से 62 का वॉर हुआ था
इसके हिस्ट्री में यदि कोई जाएंगे तो आईबी चीफ जो मलिक थे उनको कैसे सीआई ने मैनेज किया, नेहरू का डिसीजन कैसे बिगाड़ा गया, इसके ऊपर काफ़ी बुक्स है, रिसर्च है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाए, इंडिया और चाइना जो है वो मिल के डिप्लोमेसी से इसको सॉल्व करे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये पोजीशन मोदी गवर्नमेंट रहते रहते थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इकोनॉमी डाउन में जाएगी, मीडिया में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिया चाइना पॉलिटिकल डिसीजन पर डिपेंड है। ऐसा है कि संसार में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग के ज़रिए रिसॉल्व किया जा सकता है। मानकर साहब एक बात को रखना चाहते हैं कि यदि कोई राजनयिक डायलॉग हो तो फिर इसका समाधान बेहतर तरीके से आएगा, और एक उम्मीद तो है। मानकर साहब ये भी कहते हैं कि भाई उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और ये सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन जिस प्रोपेगेंडा के साथ इस समय मीडिया आगे बढ़ा है वो बड़ी चिंता का विषय है। और इसी चिंता को हमने आपके समक्ष रखा कि गैर ज़रूरी मुद्दों पर मीडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरी मुद्दों को वो पीछे क्यों छोड़ रहा है, ये पीछे क्यों छोड़ रहा है, इसका जवाब हम मानकर साहब से ले रहे थे। मानकर साहब, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।